हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2013 से लेकर 2018 के यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया था वीएनएसयू के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, जो कि 2013 में आया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो कामिनी कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर अबाउट द इन्वेस्टमेंट। ओके, आपको इन्वेस्टमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2012 125, और इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/2013 5,25,000। आपको बोला गया ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज द इन्वेस्टमेंट। ओके, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना इन्वेस्टमेंट परचेज किया था? 5,40,000 एंड सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट लॉस 20% ऑन बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू के ऊपर 20% लॉस पे बेचा था। तो देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है? तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो। ओके, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फाइंड आउट करना। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपको फाइंड आउट करना। तो देखो, आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देना है, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आपके पास यहां पर डेबिट साइड क्या होना चाहिए? टू ओपनिंग बैलेंस। ओके, ओपनिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और यहां पर आपके पास क्रेडिट साइड होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। तो देखो, आपके पास इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 1,25,000, 1,25,000 रख दो आप, और क्लोजिंग बैलेंस था आपके पास 5,25,000, तो 5,25,000 रख दो। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट परचेस किया था। देखो लिखा भी है ड्यूरिंग द ईयर परचेस इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5,40,000। तो परचेस आप डेबिट साइड लिखते हो तो यहां पर लिख दो टू बैंक परचेस। कितना परचेस किया था? 5,40,000। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया कि सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस 20% ऑन बुक वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट बेचे वो कितने पे बेचे, कितनी रुपीस के थे? ठीक है, उसकी बुक वैल्यू क्या थी? तो यहां पर हम उसकी बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो, आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 125। ओके, और आपने परचेस कितना किया था? 5,40,000। ओके, तो आपके पास पहले से 125 के इन्वेस्टमेंट थे और 5,40,000 आपने परचेस किया, तो डेट मीन्स कि आपके पास टोटल हो गया 6,65,000। उसमें से आपने कुछ क्लोजिंग रहने दिया होगा। कितना क्लोजिंग रहने दिया? 5,25,000 का आपका क्लोजिंग था। तो 5,25,000 का क्लोजिंग लेस करोगे तो डेट मीन्स कि आपने 1,40,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दिए थे, यानी बुक वैल्यू आपको मिल गई। बुक वैल्यू आपको मिल गई कि आपने कितने इन्वेस्टमेंट बेचे थे, उसकी बुक वैल्यू मिल गई। अब उसका 20% आपको क्या हुआ था? लॉस। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपके पास है लॉस कितना परसेंट हुआ था? 20% ऑन बुक वैल्यू। तो आपको यहां पर लिखना है 20% लॉस। तो देखो, 1,40,000 का अगर आप 20% लॉस करते हो तो 28,000 आपको लॉस आ जाता है। तो 28,000 लेस करोगे तो आपको 1,12,000 मिलता है, जो कि आपकी सेल्स वैल्यू है। ठीक है, सेल किया होगा, यानी कि सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया।
तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट था उसको आपने जब बेचा तो कितने में बेचा, वो 1,12,000, और जो आपने प्रॉफिट अर्न किया था वो 28,000 का अर्न किया था, तो वो आप सॉरी लॉस अर्न किया, लॉस जो किया था वो 28,000 का लॉस किया था, वो आप यहाँ पर लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। ओके, प्रॉफिट होता तो आप यहाँ पर डेबिट साइड लिख देते, ये लॉस है तो क्रेडिट साइड। अब ये आप चेक कर लो, तो ये आपका टोटल तो टैली हो गया 6,65,000, 6,65,000। अब क्वेश्चन में आपको नेट कैश फ्लो फाइंड करना है, कौन सी एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जो कैश फ्लो मिलता है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना किया, तो ये आपका आउटफ्लो हो गया या इनफ्लो, तो ये आपका इनफ्लो हो गया। आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आपको कैश रिसीव्ड होगा। ओके, अब इन्वेस्टमेंट अगर आप परचेस करते हो तो आपका कैश अप्लाइड होता है, ठीक है, एप्लीकेशन करते हो आप कैश का, ठीक है, तो आउटफ्लो हो जाता है। तो यहां पर आपको दो एक्टिविटी है, एक तो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक हो जाता है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, एक है कैश इनफ्लो और एक है कैश आउटफ्लो। 1,12,000 आपका कैश इनफ्लो हो गया और 5,40,000 कैश आउटफ्लो हो गया, यानी कैश आउटफ्लो आप माइनस करते हो तो आपका कैश का नेट बैलेंस कितना आएगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, 4,28,000। यह आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यह आपका आंसर हो गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस 4,28,000, यानी कि आपका नेट आउटफ्लो आ रहा है, ठीक है, 4,28,000। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो अप्रैल 2014 में आया था। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ नर्मदा लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कैश फ्लो मिल रहा है वो फाइंड आउट करके देना है। तो देखो ये क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगर आप क्रेडिटर्स का आपका रिड्यूस होना है, यानी क्रेडिटर्स अगर आपका कम होता है तो डेटर्स आपका इंक्रीज होता है, तो कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि देखो अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ओके, और या तो करंट लायबिलिटीज क्या हो जाती है, डिक्रीज। ओके, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो आपका कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो इंक्रीज होने पे ये आपका कैश इनफ्लो हो जाता है, यानी आप प्लस करोगे, ठीक है, कैश इनफ्लो हो जाएगा। करंट लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो कैश इनफ्लो बोल सकते हैं, हम उसको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डेट मीन्स के ये आपका आउटफ्लो हो जाता है, यानी आप माइनस करते हो, डिक्रीज करते हो। और करंट असेट्स में आपका बिल्कुल उल्टा रहता है, जैसे कि अगर आपका कैश करंट एक्टिविटी यानी करंट असेट जो है आपकी वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कैश आउटफ्लो हो गया, यानी आप माइनस करो। और अगर करंट असेट्स अगर आपकी डिक्रीज होती है, ये आपका इनफ्लो हो जाता है, कैश इनफ्लो, तो डेट मीन्स कि आप यहाँ पर प्लस करो, ठीक है। बस इसके हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि क्या आपके पास 31/3/2013 और 31/3/2014 में जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पहले इतना पता लगा। तो देखो यहाँ पर
आपका बैलेंस था वो कितना हो रहा है 1,30,000 से 1,60,000, मतलब के 30,000 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर डेटर्स की बात करें तो डेटर्स में आप देखो 1,80,000 से कितना हो रहा है 1,40,000, मतलब के 40,000 कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल कितना हो रहा है, देखो 25,000 से 30,000 मीन्स के 5,000 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बिल्स पेएबल की बात करें तो देखो बिल्स पेएबल में क्या हो रहा है 12,000 से 7,000 हो गया, या मतलब कि 5,000 डिक्रीज हो गया। ये 8,000 से 12,000 हो रहा है, मतलब कि 4,000 इंक्रीज हो रहा है। ये 12,000 से 20,000 हो रहा है, मतलब कि 8,000 इंक्रीज हो रहा है। और ये 60,000 से 90,000 हो रहा है, मतलब कि ये 30,000 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये पता लगा दो और उसके बाद आपको ये टेबल में से ये देखना है कि अगर करंट एसेट्स कौन सी है, करंट लायबिलिटीज कौन सी। तो क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स क्या होता है, करंट एसेट्स होती है, करंट लायबिलिटीज तो वो लायबिलिटीज है। ठीक है, बिल्स पेएबल भी क्या है, लायबिलिटीज है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है, तो पहले ये तीन चीजों को हम लिख देते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, देखते हैं क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज हो रहा है 30,000, तो आप 30,000 लिख दो। बिल्स पेएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 5,000, तो आप माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, तो देखो वो इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है इंक्रीज, तो 4,000। ठीक है, तो ये तीन अमाउंट आपने लिख दी और तीन अमाउंट आपने इसके हिसाब से कर लिया। देखो इंक्रीज तो आपने ऐड कर दिया, डिक्रीज तो आपने लेस कर दिया, कंप्लीट। अब बाकी की डिटेल्स में देखो तो बाकी जो बच गया डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इनकम और स्टॉक, ये सब करंट असेट्स हो गया। और करंट असेट्स में आप देखो इंक्रीज पे आप लेस करते हो और डिक्रीज पे आप ऐड करते हो, यानी कि इन सब में आप ऑपोजिट साइन करोगे। देखो यहाँ पर माइनस है तो आप इसको प्लस करोगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ऑपोजिट साइन लगाओगे असेट्स में। ठीक, करंट असेट्स में आप ऑपोजिट साइन लगा के आप एडलेस करोगे, यानी देखो डेटर्स जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है 40,000, लेकिन 40,000 आपको प्लस करना, ठीक है, माइनस मत करना। फिर बिल्स रिसीवेबल जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है और वो 5,000 इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको लेस कर दो। फिर अक्रूड इनकम की बात करते हैं तो वो आपकी इंक्रीज हो रही है 8,000, तो आप उसको लेस कर दो। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है 30,000, तो आप उसको लेस कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद आप उसको एडलेस कर दो, आपका आंसर आ गया 26,000। यह आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आपका कैश फ्लो है वो आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, एक्स लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 17,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर 14,000। ठीक है, तो देखो पहले आप इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 17,000।
और यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना था? 14,000। ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि आगे पूछा क्या गया। देखो आपको क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% द इन्वेस्टमेंट हैड इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड एट द प्रॉफिट ऑफ 4,200। यानी देखो आपके पास जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था उसका कहना क्या था कि आपके पास जो बिगनिंग में जो इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग में कितना था? 17,000। ठीक है। उसमें से आपने 40% इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया है? सोल्ड कर दिया। यानी इसमें से 40% इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड कर दिया। यानी देखो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना किया? इसमें से 17,000 का 40% आपने सोल्ड किया, पूरा 100% सोल्ड नहीं किया, सिर्फ 40%, यानी 6,800 इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। और वो भी पता है 4,200 के प्रॉफिट पे, 4,200 के प्रॉफिट पे सोल्ड किया। तो आप प्रॉफिट ऐड कर लो 4,200 और फिर ये देख लो कि कितने रुपीस आपका प्रॉफिट है। 11,000। ठीक है। 11,000, 4,200 प्रॉफिट है और आपका जो सेल्स अमाउंट होगी वो 11,000 हो गया। तो आपने जो सेल्स प्राइस होगी वो आपकी मिल जाएगी। मतलब कि यहां पर आपने 11,000 लिखना है बाय बैंक। ओके, जो आपने बेचा वो सेल्स। और यहां पर आप लिखोगे जितना प्रॉफिट हुआ वो P&L अकाउंट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है प्रॉफिट का? 4,200। अब आप डिफरेंस देख लो कि कितना डिफरेंस ओवरऑल आ रहा है। तो देखो 11,000 प्लस आप 14,000 करते हो तो आपका टोटल क्रेडिट साइड का होगा 25,000। और 25,000 के टोटल में से अगर आप 17,000 लेस करते हो और 4,200 लेस करते हो तो आपका आंसर मिलता है 3,800। ओके, आपका जो टोटल है वो 3,800 आएगा। तो यहां पर जो आंसर आया वो क्या होगा? तो ये जो अमाउंट रह गई वो आपका होगा बैंक अकाउंट, मतलब कि आपने ये इन्वेस्टमेंट क्या किया होगा? परचेस किया होगा। तो ये आपका परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। अभी आपको फाइंड आउट वही करना है कि देखो कैलकुलेट ये करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कितना होना चाहिए। तो देखो दो कैश फ्लो हो रहा है इसमें, एक तो आउटफ्लो हो रहा है, एक तो इनफ्लो हो रहा है। ये आपका आउटफ्लो हो रहा है 3,800 और ये आपका इनफ्लो हो रहा है 11,000। मतलब कि आप यहां पे लिखोगे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 11,000, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 11,000 और दूसरा लिखोगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,800 और ये आपका कैश आउटफ्लो। देखो परचेस करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर सेल्स करोगे तो आपका इनफ्लो हो जाता है, तो आप पॉजिटिव अमाउंट लिखोगे। और नेट आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है वो देख लो। तो आपका 7,200 नेट रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही, और ये ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी ने पूछे भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से वापस क्या फाइंड करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करना है, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। और VNSU 2015 में पूछा था, अप्रैल 2015। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास जो डेटा दे रखा है उस पर जरा फोकस करना कि 2013-14 बाद में और फिर 2014-15 है।
यानी हर बार आप चेक करोगे तब देखोगे ये पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ओके, तो ये पहले ध्यान रखना कि आपको कौन सा डेटा कैसे दे रखे। ये कभी कभी ओपनिंग पहले दे देते हैं फिर क्लोजिंग देते हैं। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करें तो देखो आपको प्रॉफिट बोल द ईयर दे रखा है 2,50,000, तो आप यहाँ पर लिख दो प्रॉफिट कितना है आपका 2,50,000। उसके बाद देखो आपको वापस वही करना है जो मैंने अभी सेकेंड क्वेश्चन में कंप्लीट करवाया था। तो देखो आपने पहले वही करना है जो मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन के अंदर बताया था। आपको यहाँ से देखना पड़ेगा बिकॉज ओपनिंग बाद में, तो 600 से 500 हो रहा है यानी कि 100 कम हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है 100 रुपीज़। फिर आप यहाँ से देखो तो 1400 से 1600 हो रहा है, डैट मीन्स के ये 200 आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर ये आप देखो तो 95 से 80 मतलब के 15,000 आप कम कर रहे हो। फिर यहाँ से आप देखो तो 5,000 इंक्रीज हो रहा है वापस। 40 से 5 यानी कि 5,000 फिर से इंक्रीज हो रहा है। फिर 5,000 से 13,000 मतलब के 2,000 डिक्रीज हो रहा है। 2,000 से 2,500 यानी 500 आपका इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर आपका 300 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप ये देख लो कि इंक्रीज डिक्रीज कितना हो रहा है, पहले तो इतना कंप्लीट कर दो। उसके बाद आप क्वेश्चन में ये देखोगे करंट असेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज। पहले आप एक काम करो, लायबिलिटीज को ढूंढ लो इसमें से कौन सी करंट लायबिलिटीज है। तो देखो ये बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज है। ओके, क्रेडिटर्स जो है वो करंट लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, उसके अलावा तो कोई लायबिलिटीज में आता नहीं है। देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो असेट्स हो जाती है, करंट असेट्स का पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट असेट्स है। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और अक्रूड इनकम भी अपनी करंट असेट्स है। तो बस ये तीन जो है, 1, 2 और ये 3, उसको एज इट इज लिख दो। जैसे कि क्रेडिटर्स थे, कितना हो गया 5,000। फिर बिल्स पेएबल था तो क्या था 2,000 और ये लेस करना है 2,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 500। ठीक है, आप क्रेडिटर्स में देखो तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे थे, ये आपका डिक्रीज हो रहा था, ये आपका वापस इंक्रीज हो रहा है। कंप्लीट। अब जो बाकी बच गई वो सब क्या है, करंट असेट। और करंट असेट्स में तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे माइनस था ना, इधर डिक्रीज हो रहा था, तो आप उसको ऐड कर लो, ये माइनस होगा, ये ऐड होगा, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, और एज इट इज लिख दो। जैसे कि देखो 100 जो है वो आप प्लस करोगे, 200 जो है वो आप माइनस करोगे। ठीक है, फिर 15,000 जो है वो आप ऐड करोगे, 5,000 जो है वो आप लेस कर दोगे और 300 जो है वो आप लेस करोगे। ठीक है, तो ये दो अमाउंट आपको माइनस करिए और सब लिख दो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर यहां पर लिख दोगे आप प्रीपेड एक्सपेंस, यहां पर लिख दोगे डेटर्स, यहां पर था बिल्स रिसीवेबल और यहां पर था अक्रूड इनकम। ओके, इसको ऐड लेस करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो कि जो भी आया वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। तो आपका यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,63,100, 2,63,100। ओके, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हो पेपर में भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो 2016 में आया था, 2016 अप्रैल मार्च में। आपके पास क्वेश्चन में 2015 और 2016 का डेटा दे रखा है।
उसके अंदर मशीनरी दे रखी है और एट कॉस्ट, ठीक है, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास अवेलेबल है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास। तो देखो सबसे पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते। देखो कहाँ पर लिखते, तो ये जो बैलेंस है वो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी का जो बैलेंस है वो आपको 10 लाख दे रखा है, 10 लैक्स आप यहाँ पर लिख दो। और मशीनरी के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप क्रेडिट साइड लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना हो जाएगा 16 लैक्स। ओके, उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन का भी आप बैलेंस लिखोगे तो डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होता है वो आपका क्रेडिट साइड होता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो आपके पास है 3 लैक्स और यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन जो होता है वो आपका 4 लैक्स। कंप्लीट हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। देखो डेप्रिसिएशन का बैलेंस और मशीनरी का बैलेंस किस तरीके से लिखते पे। अब आगे क्वेश्चन में रीड आउट करो। देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 द मशीनरी कॉस्टिंग 2 lakh accumulate depreciation thereon being 1 lakh and sold 60,000। मतलब के देखो आपके पास एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 2 lakhs, ओके, और उसके पर डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट थी, जो अब तक का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन था वो 1 lakhs था। तो अगर उसको आप लेस करते हो तो आपकी जो बुक वैल्यू होगी वो 1 lakhs मिल जाएगी, ठीक है, जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। और उसमें से आप देखो कुछ अमाउंट पे उसने बेच दिया, यानी सोल्ड कौन सी अमाउंट पे कर दिया 60,000, यानी 1 lakhs की एसेट्स आप अगर 60,000 पे बेचते हो तो आपको 40,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। सोचो कि 1 lakhs की एसेट अगर आप 60 पे बेचते हो तो आपको 40,000 का लॉस हो रहा है और यहां पर आपको उसकी एंट्री करनी है बाय क्या होना चाहिए, बैंक कितने में बेचा था, तो बेच दिया था हमने 60,000 पे, ओके, हमने बेच दिया था 60,000 पे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, तो देखो जितने में जो बेचा था वो तो आपने कर लिया 60,000 पे बेच दिया था। अब जो लॉस हुआ था उसकी एंट्री कहां पर होगी, तो वो यहां पर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। कितना लॉस हुआ है 40,000। और एक खास एंट्री, ये चीज याद रखो, जब भी कोई एसेट बेच देते तो उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है वो किस तरीके से होगी, यहां पर 1 lakhs, ओके, और ये एंट्री जाएगी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में, और ये 1 lakhs की क्रॉस एंट्री यहां पर हो जाएगी, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान देना कि 1 lakhs, यानी अगर आपके पास डेप्रिसिएशन अकाउंट्स है तो जो मशीनरी आप बेच देते हो उसका एंट्री आप इस तरीके से करते रहोगे। अब आप टैली करो कि क्या दोनों तरफ आपके आंसर टैली हो रहे, तो देखो आप क्रेडिट साइड का मशीनरी का टोटल करोगे तो 16 lakhs और ये सब मिला के 2 lakhs और ऐड होगा तो ये 18 lakhs आपका आंसर आ रहा। मतलब कि यहाँ पर 18 lakhs का टोटल टैली नहीं हो रहा, तो ये जो 8 लाख का जो आपका डिफरेंस आया वो क्या होगा, तो वो होगा बैंक अकाउंट। मतलब कि आपने ये नई मशीनरी परचेस की होगी, आपने ये नई मशीनरी क्या किया होगा, परचेस किया होगा, और ये अमाउंट आपका कैश आउटफ्लो हो जाता है और ये अमाउंट आपका कैश इनफ्लो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप टोटल करो, देखो 4 lakhs प्लस 1 lakh यानी कि 5 lakhs जो आपका टोटल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 lakhs नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है 2 lakhs,
और ये जो 2 lakhs का डिफरेंस है उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये अपना डेप्रीशिएशन हो गया, डेप्रीशिएशन ऑफ द ईयर। ये अपना करेंट ईयर की जो रिमेनिंग एसेट्स है जो हमने बेच दी, उसके बाद जो रिमेनिंग एसेट्स है उसका डेप्रीशिएशन हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया, व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन चार्ज टू पीएनएल, तो ये आंसर आपको मिल गया 2 lakhs। ठीक है, पीएनएल में कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, 2 lakhs। फिर आपको पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ परचेस ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको मशीनरी कितनी परचेस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी आपको अमाउंट मिल गई, ये रही। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि हाउ विल द इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे इफेक्ट करेगा, तो देखो कैश आउटफ्लो भी हो रहा है, कैश इनफ्लो भी हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या इफेक्ट करेगा, तो देखो आपने एक तो सेल्स किया, तो सेल्स ऑफ मशीनरी, कितना मशीनरी सेल्स किया था, 60,000 का, तो ये कैश इनफ्लो हो गया। और आपने परचेस भी किया है, तो परचेस ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी परचेस हुआ है 8 lakhs, तो ये 8 lakhs नेगेटिव आने वाला, तो टोटल आपका 7,40,000 का अमाउंट नेगेटिव जाएगा, यानी कैश आउटफ्लो ही हो रहा है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। कंप्लीट। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा था और बार बार ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ भी रहे और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ रहे ये टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है जो 2017 में आया था। अब देखो आपको वापस वही क्वेश्चन आ गया कि इन्वेस्टमेंट जो था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 lakhs और एट द एंड ऑफ द ईयर 4,50,000। तो सबसे पहले आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 lakhs और बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया, 4,50,000। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज द इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 4 lakhs, तो यानी कंपनी ने जो परचेज किया था इन्वेस्टमेंट वो बोल दिया आपको 4 lakhs है। तो परचेज आप कहाँ पर लिखते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, और अगर आप सेल्स करते हो तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आप लिख दोगे बैंक अकाउंट, ये आप परचेज करोगे। और आपको बोला गया कि सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड ओके एट अ प्रॉफिट 20% ऑन बुक वैल्यू। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन हो गया कि आपके पास देखो बैलेंस कितना था 2 lakhs, आपने परचेज कितना किया था 4 lakhs, आपको टोटल अमाउंट आनी चाहिए यहाँ पर 6 lakhs, और उसमें से आपने कुछ क्लोजिंग रख दिया था, तो क्लोजिंग रखा था 4,50,000। तो अगर आप माइनस करते हो तो आपने 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे होंगे, और वो भी आपको बोला गया सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट 20% ऑन बुक वैल्यू। तो ये आपकी बुक वैल्यू आ गई जो आपने बेचा उस इन्वेस्टमेंट की, और उसके ऊपर 20% आपको प्रॉफिट करना। तो 1,50,000 का अगर आप 20% करते हो तो 30,000 आपका प्रॉफिट होता है, तो आपने 1,80,000 में उसको सेल कर दिया होगा। तो ये आप यहां पर लिखोगे बाय बैंक सोल्ड, यानी कि 1,80,000 में आप बेच दोगे। ओके, और जो प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट है वो कहाँ पे लिखोगे, तो देखो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो आप लिखते हो यहाँ पर डेबिट साइड टू पीएनएल अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट हुआ था 30,000। ओके, अब आप देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो डेबिट क्रेडिट को टोटल करके देख लो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक हो,
4,50,000 क्रेडिट साइड है, 1,80,000 आपका क्रेडिट साइड है। तो टोटल क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आपका होना चाहिए 6,30,000। और यहां पर भी देखो आपका 6,30,000 आ रहा है। ठीक है, आंसर दोनों टैली हो गए। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। आपको पूछा गया था कि आपको फाइंड आउट करना है कैश फ्लो, कौन सा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो बस ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास दो कैश फ्लो हुए, एक तो कैश आउटफ्लो हो गया जो आपने परचेस किया वो 4 लाख, और एक तो कैश इनफ्लो हो गया जो आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। तो देखो दोनों लिख देते हैं, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000, और दूसरा लिख दो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना परचेस किया था, तो 4 लाख। तो देखो जब बेचते हो तो कैश इनफ्लो होता है, आपके पास पैसे आते हैं, और जब आप बेचते हो तो आपका कैश आउटफ्लो होता है, तो ये आपका माइनस में आने वाला। तो 180 माइनस 4 लैक्स करते हो तो आपका 2,20,000 नेट कैश आउटफ्लो आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे नेट कैश आउटफ्लो। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। देखो ये बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आए गए, ये यूनिवर्सिटी के पेपर के क्वेश्चन ही आप जाके देख सकते हो। मार्च अप्रैल 2017 में आया था, आगे भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 2018 में आया था ये क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर में। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ डेटर्स है, गुडविल है, उस तरीके से आपके पास कुछ अमाउंट है, और आपको फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 80,000, बुक्स वैल्यू ऑफ विच 56,000 वॉज सोल्ड 72,000। फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। वापस देखो एक ही चीज बार बार पूछिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो आपको पास देखो डेटर्स भी है, गुडविल भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ऑन प्लांट, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट। आप देखो 15, 16 ऐसे कुछ दे रखा है, यानी अगर आप देखते हो तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ पूरे साल में, 1,20,000 से प्रॉफिट 140 हो गया, तो मतलब कि आपने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो आप यहां पर लिख दोगे नेट प्रॉफिट 20,000। नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 20,000 हो गया। उसके बाद ये देखो कि क्या आपने कुछ गुडविल वगैरह राइट ऑफ किए। तो देखो यहां पर आपकी 80,000 की जो गुडविल थी वो कम होके 40,000 हो गई, यानी आप गुडविल क्या कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो। ठीक है, कितनी राइट ऑफ कर रहे हो, 40,000। और अगर आपने कैश फ्लो किया है तो आपको पता है कि कैश फ्लो में अगर हम गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाता है गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो ये आप इधर ऐड कर दोगे, गुडविल राइट ऑफ कर दिया। पास क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है अब देखो। तो देखो क्वेश्चन में आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट है आपके पास 1,20,000 और 1,40,000, तो आप उसका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन का अकाउंट्स बना दो। ठीक है, क्योंकि देखो उसके नीचे आपके पास एडजस्टमेंट दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 80,000, बुक वैल्यू ऑफ विच 56,000 वॉज सोल्ड 72,000। तो यहां पर आप उसका अकाउंट्स बना लो और डेप्रिसिएशन की बैलेंस लिख दो। देखो डेबिट साइड होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन, के बैलेंस कैरिड डाउन क्या होता है, बैलेंस कैरिड डाउन यहां पर आता है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पर होता है क्रेडिट साइड।
तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, देखो ये जो है 1,20,000 वो क्रेडिट साइड लिख दो, और ये 1,40,000 जो है वो डेबिट साइड लिख दो। अब आपको पता है कि जो एसेट बेच देते हैं उसका डेप्रिसिएशन हम डेबिट साइड यहां पर लिखते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट अकाउंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज देखो आपने जो एसेट बेची थी उसका डेप्रिसिएशन कितना है, आपने जो एसेट बेच दी थी उसका डेप्रिसिएशन कितना है। आपको देखो यहां पर क्या लिखा है कि कॉस्टिंग 80,000 है, बुक वैल्यू 56,000। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास जो कॉस्ट थी वो 80,000 और उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 56,000 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट और बुक वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन होता है। जो एसेट आप बेच देते हो उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो वो आप उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप निकाल लोगे 24,000, ठीक है। अब आप उसको अगर बेच रहे हो तो 72,000 में बेच रहे हो, 56,000 की एसेट्स जो है वो आप 72,000 में बेचोगे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा था, तो इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। 56,000 और 72,000 का डिफरेंस ले लो तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर है 16,000, ठीक है। तो देखो ये वाले जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा समझो कि आपके पास कॉस्ट थी 18,000, ओके 80,000, और आपके पास बुक वैल्यू थी 56,000। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका डेप्रिसिएशन होगा। जो हमने एसेट बेच दी उसका डेप्रिसिएशन 24,000। तो ये जो 24,000 है वो अमाउंट आप यहां पर लिख दो 24,000, और आप टैली करो 164 और 164, तो यहां पर जो डिफरेंस आने वाला है वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना जाने वाला है, 44,000, और वो अमाउंट आप यहां पर लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। कितना जाएगा, 44,000। यानी जो एसेट बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन आप पहले फाइंड करो और वो आप यहां पर अमाउंट लिख दो, और फिर आपको ये जो बैलेंस है वो मिल जाएगा, और ये बैलेंस आप यहां पर लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी के एसेट्स के लिए क्या कुछ करना है, तो देखो जनरल रिजर्व आपके पास कितना इंक्रीज हुआ, तो 40 से 60 हो गया। तो आपने इस साल कितना प्रोवाइड किया होगा, 20,000। तो जनरल रिजर्व आप यहां पर लिख दो 20,000 जनरल रिजर्व हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और आपके पास डेटर्स है, बस अभी इतना रह गया। अब यहां पर एक चीज आप लेस भी करोगे, क्या लेस करोगे, तो देखो प्रॉफिट हुआ था आपको, तो प्रॉफिट ऑन प्लांट, कितना प्रॉफिट हुआ था प्लांट पे, तो आपको प्लांट पे प्रॉफिट हुआ था 16,000 का। तो अगर आपने कैश फ्लो किया है तो आपको पता है कि यहाँ पे 16,000 का प्रॉफिट जो होता है वो लेस होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट पे ये जो प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पर लेस कर दो। अब इसके बाद आप ये देखो कि आप गुडविल में क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सॉरी गुडविल में नहीं, डेटर्स में। तो डेटर्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो देखो डेटर्स में क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, 60,000 से 40,000 हो रहा है, 1,40,000, तो 20,000 डिक्रीज हो रहा है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो 20,000 से कितना हो रहा है, 12,000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 8,000। तो देखो डेटर्स भी आप यहाँ पर लिख दो, डेटर्स डिक्रीज्ड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डेटर्स कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 20,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना डिक्रीज हो रहा है, 8,000। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी करंट असेट्स में अगर डिक्रीज होता है तो आप अमाउंट क्या करते हो, ऐड करते हो, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जब डिक्रीज होता है तो आप जो भी अमाउंट है वो लेस कर दोगे, वो लेस करोगे, ठीक है, जो माइनस में आ रहा है वो लेस करोगे।
ठीक है, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी हो गई और ये करंट असेट्स हो गई। तो करंट असेट्स में जो माइनस हो रहा है वो आप प्लस करोगे, और करंट लायबिलिटी में जो माइनस हो रहा है उसको आप माइनस ही करो। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो बस आप इसको इधर माइनस कर दो और यहाँ पर ऐड कर दो। अब आप टोटल कर लो, देखो 20,000 प्लस 40,000 प्लस 44,000 प्लस 20,000 माइनस 16,000 प्लस 20,000 माइनस 8,000, फाइनल आपका आंसर है 1,20,000। ओके, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये आपको फाइंड आउट करना था, ये आपका आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए एक और क्वेश्चन है। तो देखो 2018 में ये मार्च अप्रैल में आया था ATKT के पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार देख लो, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे, वो फाइंड आउट करना। 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे, वो फाइंड आउट करना। अब देखो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको बोला गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फाइंड करो कैश फ्लो, ठीक है, और आपके पास कुछ डिटेल्स है जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दे रखा है बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो आपके पास प्रॉफिट है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं उस प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आ रहा है, 6 lakhs। ओके फाइन। उसके बाद क्या आपके पास करंट एसेट्स है, लेकिन कोई एक ही साइड की अमाउंट है, और करंट लायबिलिटीज भी कोई एक ही साइड की अमाउंट है, बाकी 2 जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क देके रखा है। तो देखो आपके पास यहाँ पर 2017 का डेटा है, 2018 का डेटा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, देखो आप एक छोटी सी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लो। आपको पता है बैलेंस शीट में कैपिटल पहले आ जाती, तो कैपिटल आपके पास देखो 2017 आप यहाँ पर लिख दो और 2018 आप यहाँ पर लिख दो। अब 2017 पहले दिखते हो, तो देखो कैपिटल कितनी थी 2017 में, 30 lakhs। आप 30 lakhs लिख दो, और 2018 में कितनी कैपिटल है, 50 lakhs। हो गया। फिर फिक्स असेट्स की बात करते तो फिक्स असेट तो यहां पर होती है, फिक्स असेट्स कितनी है, पहले 20 lakhs और फिर 39 lakhs। हो गया। करंट एसेट्स की बात करते हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट है, तो पहले इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर ले। देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, 6 lakhs, और दूसरे में भी 6 lakhs ही है, तो दोनों साल में 6 lakhs है। और फिर आपके पास यहाँ पर करंट असेट्स होनी चाहिए और करंट लायबिलिटी होनी चाहिए। अब देखो करंट असेट जो है वो आपके पास 2017 में नहीं है, यहाँ पर डैश, और दूसरे साल आपके पास है 6 lakhs। और करंट लायबिलिटीज जो है वो यहाँ पर नहीं है आपके पास, 2018 में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, 2018 में आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2017 में है वो अमाउंट 4 lakhs। अब देखो ये आपकी एक बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई कि कैपिटल और लायबिलिटीज, यानी कैपिटल और लायबिलिटीज को मिला के अगर आपके पास देखते हो तो 34 lakhs होना चाहिए। तो यहाँ पर 34 lakhs वापस रख दो, क्योंकि बैलेंस शीट में तो दोनों साइड इक्वल होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है वो आपकी क्या रह जाएगी, देखो 26 lakhs आपके पास अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को देखते हो तो 26 lakhs है, तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, तो देखो डिफरेंस आ रहा है 8 lakhs, ठीक है। आपका करंट एसेट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 20 lakhs प्लस 6 lakhs यानी 26 lakhs, और टोटल होना चाहिए 34। तो उसी तरीके से आप देखो 2018 में कर लो, 39 lakhs प्लस 6 lakhs प्लस 6 lakhs यानी कि 51 lakhs का आपका इस साइड का टोटल हो रहा है। तो यही टोटल तो आपका ऊपर होना चाहिए 51 lakhs। तो यहां पर जो डिफरेंस बच रहा है वो क्या होगा, तो यहां पर जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो 1 lakhs का करंट लायबिलिटीज होगा, ठीक है। और ये दोनों चीज आप यहां पर कर सकते हो। करंट लायबिलिटीज देखो आपके पास कितनी आ गई,
4 लाख से कम होके कितनी हो गई 1 लाख, यानी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इन करंट लायबिलिटीज। 4 लाख से डिक्रीज होके 1 लाख हो गई, यानी कि 3 लाख की करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है, तो करंट लायबिलिटी में डिक्रीज करना यानी कि माइनस करना। और करंट असेट्स देखो आपकी 8 लाख से सीधी 6 लाख हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है इन करंट असेट्स। तो 8 लाख से डिक्रीज होके 6 लाख हो रहा है, डेट मीन्स के आप यहाँ पर 2 लाख क्या करोगे, ऐड करोगे। करंट एसेट्स में डिक्रीज होना या मतलब कि ऐड होना। अब इसका टोटल कर लो, देखो 6 + 2 यानी कि 8 और 8 - 3 तो मतलब हो जाता है यहाँ पर 5 लाख। 5 लाख में से आप देखो यहाँ पर इनकम टैक्स पेड दे रखा, इनकम टैक्स पेड, तो आप इनकम टैक्स पेड क्या कर दो, माइनस कर दो। ओके, टैक्स पेड कितना माइनस करोगे, 1,20,000 टैक्स पे कर दिया, तो 120 माइनस कर दो। तो आपको 5 लाख में से अगर 120 माइनस करते हो तो आपको फाइनली अपना कैश आउटफ्लो, सॉरी कैश फ्लो मिल जाएगा, इनफ्लो 3,80,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स के ये इनफ्लो हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था, 2018 में मार्च अप्रैल में पूछा था। ओके, एक बैलेंस शीट बनानी थी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। ओके चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूंगा 2013 से 2018 का। ओके।